केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्यम ग्राम इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार रोककर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें उन्हें 4 गोलियां लगी। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। भाजपा ने इस हत्या को राजनीतिक साजिश बताते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा है। वहीं बशीरहाट में एक और भाजपा कार्यकर्ता पर भी फायरिंग की खबर सामने आई है, जिससे बंगाल में चुनाव बाद हिंसा को लेकर सियासी माहौल और गर्मा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की तलाश जारी है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन को हरी झंडी मिली। नए प्रावधान लागू होने के बाद वंदे मातरम का अपमान करना या इसके गायन में जानबूझकर बाधा डालना दंडनीय अपराध माना जाएगा, जिसमें जेल और जुर्माने का प्रावधान होगा। सरकार के अनुसार अब आधिकारिक समारोहों में वंदे मातरम को वही सम्मान मिलेगा जो राष्ट्रगान को प्राप्त है। गृह मंत्रालय ने इसके गायन के लिए नया प्रोटोकॉल भी तैयार किया है, जिसके तहत कई आयोजनों में जन गण मन से पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। ये फैसला गीत की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर लिया गया है, जिसे सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय सम्मान से जोड़ा जा रहा है। राजस्थान के बहुचर्चित जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी को एंटी करप्शन ब्यूरो ने बुधवार सुबह जयपुर स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सुबह करीब 5 बजे कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में लिया। जांच एजेंसी का आरोप है कि करीब 900 से 960 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में टेंडर प्रक्रिया में फर्जी दस्तावेजों और मिलीभगत के जरिए भ्रष्टाचार किया गया। इससे पहले ईडी भी इसी मामले में महेश जोशी को गिरफ्तार कर चुकी थी और वे पिछले साल करीब 7 महीने जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर आए थे। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 37 होगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संसद के अगले सत्र में सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया जाएगा। फिलहाल सीजेआई को छोड़कर 33 जजों की स्वीकृत संख्या है, जिसे बढ़ाकर 37 किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और न्याय व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी। अमेरिका ईरान जंग को लेकर बड़ा कूटनीतिक संकेत सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अगले 24 घंटे में संघर्ष खत्म हो सकता है, क्योंकि तेहरान परमाणु हथियार नहीं रखने की शर्त पर बातचीत के लिए तैयार दिख रहा है। हालांकि ईरान ने साफ किया कि उसने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है और अमेरिकी प्रस्ताव की समीक्षा जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच युद्ध रोकने और परमाणु कार्यक्रम पर समझौते के लिए एक प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, लेकिन यूरेनियम संवर्धन और प्रतिबंधों जैसे मुद्दों पर अब भी मतभेद बने हुए हैं। भारतीय पत्रकार आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा को डिजिटल सर्वेलेंस और साइबर फ्रॉड पर आधारित उनकी खोजी रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया। दोनों ने ब्लूमबर्ग की पत्रकार नैटली ओबेको पियर्सन के साथ मिलकर ट्रैप्ड प्रोजेक्ट तैयार किया, जिसमें डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों की भयावहता को इलस्ट्रेशन और दमदार कमेंट्री के जरिए दिखाया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे ठग लोगों को फोन और वीडियो कॉल के जरिए मानसिक दबाव में लेकर ठगी करते हैं। ये अवार्ड इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री कैटेगरी में मिला, जिसे पत्रकारिता की दुनिया के सबसे बड़े सम्मानों में माना जाता है। नेपाल में बालेन शाह सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए 1500 से ज्यादा अधिकारियों और बोर्ड सदस्यों की नियुक्तियां रद्द कर दी। सरकार का दावा है कि ये नियुक्तियां पिछली सरकारों ने राजनीतिक आधार पर की थीं, इसलिए पारदर्शिता और सुशासन के लिए इन्हें खत्म किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 मार्च 2026 से पहले हुई करीब 1594 नियुक्तियां अध्यादेश के जरिए रद्द की गई हैं। इस फैसले के बाद कई सरकारी संस्थानों में पद खाली हो गए हैं, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहा है। भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स 941 अंक चढ़कर 77,959 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 298 अंक की बढ़त के साथ 24,331 पर पहुंच गया। बाजार में आखिरी घंटे की खरीदारी ने तेजी को और मजबूत किया। फार्मा, सरकारी बैंकिंग, ऑटो और फाइनेंशियल शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी हुई। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका ईरान तनाव कम होने की उम्मीद और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से निवेशकों का
भरोसा बढ़ा। इसके अलावा रुपए में मजबूती और वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों ने भी बाजार को सपोर्ट दिया। सोने और चांदी की कीमतों में आज बड़ी तेजी देखने को मिली। 24 कैरेट सोना करीब 3,000 रुपये महंगा होकर 1,51,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया, जबकि चांदी 9,000 रुपये चढ़कर 2,49,000 रुपये प्रति किलो हो गई। इस साल अब तक सोना लगभग 18,000 रुपये महंगा हो चुका है। विशेषज्ञों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूती, भू राजनीतिक तनाव और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग के कारण कीमती पदार्थों में तेजी आई है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी का असर भी घरेलू बाजार पर पड़ा है। निवेशकों का रुझान एक बार फिर से गोल्ड और सिल्वर की तरफ बढ़ रहा है। टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों के बाद ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि बुरा सपना खत्म हुआ और अब प्रदेश में नो रुम्बा तुम्बा, सिर्फ ढिंका चिका चलेगा। देवोलीना के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई, जहां कुछ लोगों ने उनका समर्थन किया तो कुछ ने इसे राजनैतिक कटाक्ष बताया। अभिनेत्री की ये पोस्ट चुनावी नतीजों के बाद तेजी से वायरल हो रही है। बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल मिसाइल हमलों के कारण विदेश में फंसने के बाद आखिरकार भारत लौट आईं। न्यूयॉर्क से मुंबई आ रही उनकी फ्लाइट यूएई एयरस्पेस बंद होने की वजह से दुबई के बजाय मस्कट डाइवर्ट कर दी गई थी, जिससे उन्हें करीब 24 घंटे तक एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा था। मुंबई पहुंचने के बाद अमीषा ने सोशल मीडिया पर लिखा, फाइनली मुंबई, थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल योर प्रेयर्स। उनके साथ प्रोड्यूसर कुणाल गूमर और डीजे चेतस भी यात्रा कर रहे थे। पूर्व भारतीय प्रसार भारती सीईओ शशि शेखर वेम्पति को केंद्र सरकार ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सेंसर बोर्ड का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है। वे अगले 3 वर्षों तक इस पद पर रहेंगे और गीतकार प्रसून जोशी की जगह लेंगे, जिन्हें हाल ही में प्रसार भारती का चेयरमैन बनाया गया था। आईआईटी बॉम्बे के पूर्व छात्र वेम्पति 2017 से 2022 तक प्रसार भारती के सीईओ रहे और उन्हें 2026 में मीडिया, तकनीक और पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हराकर उसकी लगातार तीसरी हार दर्ज कराई। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 235 का बड़ा स्कोर बनाया, जिसमें हेनरिक क्लासन ने 69 और ईशान किशन ने 55 रन की शानदार पारियां खेली। जवाब में पंजाब की टीम 202 साथ ही बना सकी। कप्तान पैट कमिंस और शिवांग कुमार ने 2-2 विकेट लेकर पंजाब की बल्लेबाजी पर दबाव बनाया रखा। इस जीत के साथ हैदराबाद पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर पहुंच गई। सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को हराकर आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में पहला स्थान हासिल कर लिया है, जबकि पंजाब दूसरे नंबर पर खिसक गई है। हैदराबाद के अब 11 मैचों में 14 पॉइंट्स हैं, वहीं पंजाब के 10 मैचों में 13 अंक हैं। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पास लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर टेबल टॉपर बनने का मौका है। दूसरी ओर अगर लखनऊ ये मुकाबला हारती है तो उसकी प्लेऑफ की उम्मीदें लगभग खत्म हो जाएंगी। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आज विराट कोहली की दीवानगी अलग ही स्तर पर दिखी। स्टेडियम के बाहर विराट की 15 फीट ऊंची तस्वीर लगाई गई, जिसे बिहार से आए फैंस अपने साथ लेकर पहुंचे। कई प्रशंसकों ने बताया कि वे किंग कोहली को देखने के लिए एग्जाम की तैयारी छोड़कर लखनऊ आए हैं। आरसीबी और लखनऊ के मुकाबले से पहले पूरे स्टेडियम के बाहर विराट विराट के नारे गूंजते रहे और फैंस उनकी एक झलक पाने को बेताब नजर आए। पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने अपनी पत्नी सोफी शाइन के साथ गुरुग्राम में अपनी शादी रजिस्टर कराई। दोनों बुधवार को विकास सदन स्थित मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने आधिकारिक दस्तावेजों पर साइन कर शादी को कानूनी मान्यता दी। बताया जा रहा है कि शिखर धवन और सोफी ने करीब 2 महीने पहले शादी की थी, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने डोपिंग नियमों के तहत नोटिस जारी किया है। एजेंसी के मुताबिक दिसंबर 2025 में बेंगलुरु में तय आउट ऑफ कॉम्पिटिशन टेस्ट के दौरान वे निर्धारित लोकेशन पर मौजूद नहीं मिली। ये पिछले 12 महीनों में उनका पहला वेयरअबाउट्स फेलियर माना गया है। एजेंसी ने कहा कि खिलाड़ियों को अपने टेस्टिंग स्लॉट के दौरान लोकेशन अपडेट रखनी चाहिए। विनेश ने जवाब में बताया कि वे हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए चंडीगढ़ गई थी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण समय पर जानकारी अपडेट नहीं कर सकी। एजेंसी ने उन्हें 7 मई तक जवाब देने का समय दिया है। फिलहाल ये डोपिंग उल्लंघन नहीं माना गया है, लेकिन 1 साल में 3 बार ऐसी चूक होने पर 2 साल तक का बैन लग सकता है।
आज 7 मई 2026 को दिल्ली में मौसम अपेक्षाकृत सुहावना है, लेकिन दोपहर और शाम के समय बदलाव की संभावना बनी हुई है। आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सुबह सूर्योदय 5:35 AM और शाम को सूर्यास्त 6:59 PM को होगा। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली NCR के अधिकांश हिस्सों में आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम के समय बादल छाने और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। उत्तरी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, पश्चिम दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और नई दिल्ली सहित कई इलाकों में शाम तक गरज चमक की संभावना है। कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है। वायु गुणवत्ता की बात करें तो दिल्ली का AQI 105 है, जो मध्यम श्रेणी में आता है। हवा का रुख पूर्व की ओर यानी 99 डिग्री E का है और वायु दाब 1007 मेगाबार है, जो कि आने वाले 5 दिनों में दिल्ली में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। कल यानी 8 मई 2026 को तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसलिए आज की रात और कल सुबह तक लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन जल्द ही लू और तेज गर्मी लौटने वाली है। इसी के साथ KVP न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।